चलिए अब हम थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर है? बहुत ध्यान से, कॉमन टॉपिक है फिजिक्स केमिस्ट्री में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये इस तरह के ग्राफिकल क्वेश्चंस। ग्राफिकल क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए, सारे कंसेप्ट लग जाते हैं। जैसे ये ग्राफ दिया है हमें, ये ग्राफ दिया है हमें, और क्या क्या दिया है, बिल्कुल मैं आसान आराम से लिख रहा हूं। मुझे ए से जाना है सी पर, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है सी, और दो रास्ते हैं मेरे पास जाने के लिए, डी से होता हुआ जाऊं या बी से होता हुआ जाऊं। और मेरे पास क्या है, ए की एनर्जी दी हुई है कितनी, 10 जूल, ये मैंने लिख दी यूए। अब चलिए पाथ एडीसी की बात करते हैं। पाथ एडीसी में क्या है, बहुत ध्यान से, हीट दी है 50 जूल, डीवी नहीं लिख रहा, सीधे लिख रहा हूं, क्यू दिया है 50 जूल और वर्क दिया है 20 जूल। तो इन दोनों से चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल लो। डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, 50 इज इक्वल टू डी यू प्लस 20। एनर्जी में आने वाला चेंज आ गया 30 जूल। कौन से बात के लिए, एडीसी के लिए। अब जब ए से सी तक जाने में 30 जूल का एनर्जी चेंज आ रहा है, अब एनर्जी डिपेंड नहीं करती रास्ते पर, एनर्जी सिर्फ डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। तो ए डी सी अगर 30 है एनर्जी चेंज, तो ए बी सी में भी एनर्जी चेंज 30 जूल ही होगा। एनर्जी डिपेंड नहीं करती है रास्ते पर। अच्छा अब आ जाइए एबीसी पाथ पर, एनर्जी चेंज तो उतने का उतना ही रहेगा। हीट दी हुई है 36 जूल, हीट दी हुई है 36 जूल और वर्क निकालना होगा। फिर से लगा दीजिए फर्स्ट लॉ, Q बराबर U प्लस डब्ल्यू, तो 36 बराबर 30 प्लस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आ गया 6 जूल। इस प्रोसेस में वर्क होगा 6 जूल, 6 जूल यानी ऑप्शन आ गया डी, 6 जूल यानी ऑप्शन आ गया डी। बहुत ध्यान से, ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत ध्यान से कीजिएगा। तो कितनी वर्क आ गया प्रोसेस ए बी सी में 6 जूल। पहले हमने क्या किया, एडीसी में एनर्जी चेंज निकाला, वो आया 30 जूल। तो ए बी सी में भी एनर्जी चेंज कितना आएगा, 30 जूल। ऐसा क्यों, क्योंकि एनर्जी डिपेंड नहीं करती रास्ते पर, सिर्फ डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। हीट ऑलरेडी दी हुई है, वर्क निकालना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से वर्क कितना आया, 6 जूल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस requires 207 joules of heat to raise the temperature by 10 Kelvin when heated at constant pressure। सबसे पहले जस्ट इतना सवाल पढ़िए और फॉर्मूला लगा दीजिए, Q इज इक्वल टू M, कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है तो Cp और Dt। कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम बात करते हैं तो स्पेसिफिक हीट लेते हैं Cp। तो हीट मुझे दी है 207, मास है 1 मोल, Cp नहीं पता, और टेम्परेचर राइज कितना हो रहा है 10, तो यहाँ लिखो 10। तो ये Cp निकल आया 20.7 यूनिट, क्या, जूल पर मोल पर केल्विन। पूरा पूरा बता रहा हूँ मैं। Cp निकल आया 20.7 जूल पर मोल पर केल्विन फर्स्ट लाइन की मदद से। अब कह रहे हैं अगर सेम हीट को कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम गर्म करें, सेम गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दें, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी सेम टेम्परेचर राइज के लिए, कितनी हीट देनी पड़ेगी सेम टेम्परेचर राइज के लिए। तो जब अब मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूंगा तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी Cv की, जब मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूंगा तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी Cv की। तो Cp की हेल्प से Cv कैसे निकाल सकते हैं, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। यहाँ लिखो 20.7, Cv निकालना है, R की जगह 8.3, तो Cv आ गया 20.7 माइनस 8.3, तो 7 में से 3 गए 4, 12.4 यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन। यूनिट की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैंने शुरुआती डाटा जो दिया था उससे Cp निकाला,
फिर सीपी की हेल्प से सीबी निकाला, कैसे? मेयर्स रिलेशन लगा के, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर। अब फिर यही फॉर्मूला लगा दो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, Q इज इक्वल टू एम सी वी डी टी। हीट मुझे निकालना है मास बाई 1 मोल, पीवी कितना निकाला है 12.4, टेम्परेचर राइज कितना है वो देख लेते हैं। सेम 10 केल्विन ही लेना है, टेम्परेचर राइज 10 केल्विन ही लेना है, तो यहाँ लिखा 10, तो हीट आ गई 124 जूल। इस प्रोसेस में यानी कांस्टेंट वॉल्यूम में हमें हीट देनी पड़ेगी 124 जूल। कांस्टेंट वॉल्यूम में हमें हीट देनी पड़ेगी 124 जूल, कांस्टेंट वॉल्यूम में हमें हीट देनी पड़ेगी 124 जूल, 124 जूल यानी डी। कांस्टेंट वॉल्यूम में हमें हीट देनी पड़ेगी 124 जूल यानी डी। कांस्टेंट वॉल्यूम में हमें हीट देनी पड़ेगी 124 जूल यानी डी। क्या किया? पहले एम सी पी डी टी से सी पी निकाला, फिर सी पी की मदद से सी वी निकाला, और फिर फॉर्मूला लगाया एम सी वी डी टी। अगला देखते हैं, एक रिलेशन दिया हमें पी वी क्यूब इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सबसे पहले तो ये 1 मोल पढ़ो, 1 मोल ऑफ गैस है, वो इस रिलेशन को फॉलो करते हुए इसमें चेंजेस हो रहा है। वो हीट कैपेसिटी निकालना है मुझे। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है एम एस, तो मास तो 1 ही दिया इंटू एस, तो ये एक तरह से स्पेसिफिक हीट के इक्वल होगा। हीट कैपेसिटी यानी क्या? पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ती है वो कहलाती है हीट कैपेसिटी। पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ती है वो कहलाती है हीट कैपेसिटी। तो बॉडी का मास 1 दिया है तो हीट कैपेसिटी एस के इक्वल आ गई। अब रिलेशन क्या दिया है? पी वी क्यूब इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको कंपेयर कर दो, पी वी की पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में इक्वेशन क्या होती है? पॉलीट्रॉपिक, पी वी की पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स की वैल्यू आ गई 3। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? CV प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स। एक्स हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी 3। अब ये CV कहाँ से लाएं? तो हमने पढ़ा कौन सी गैस है? मोनोएटॉमिक गैस है। तो मोनोएटॉमिक गैस का CV तो हमने याद किया है 3/2R प्लस आर अपॉन 1 माइनस 3। तो ये हो गया 3/2R माइनस 1/2R। तो कितना हो गया ये? 3/2R माइनस 1/2R यानी R। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला MS, मास कितना है 1, तो हीट कैपेसिटी किसके इक्वल आ गई? S के। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स, तो 3/2R प्लस R अपॉन 1 माइनस 3। आंसर आ गया R यानी D। बहुत ध्यान से, आंसर आ गया R यानी D। क्लियर है? नेक्स्ट, फिर वही ग्राफिकल क्वेश्चन। ग्राफ पे मैं विशेष ध्यान दे रहा हूं। ग्राफिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। वही है, ए से मुझे सी तक जाना है, रास्ते 2 हैं, या तो मैं बी से होता हुआ जाऊं या सी तक डायरेक्ट पहुंच जाऊं। तो सबसे पहले बात है देखो ए बी की। ए बी प्रोसेस ऐसा है बेटा, ये सीधा वाला। सबसे पहले इस प्रोसेस की बात है, तो इस प्रोसेस में हीट कितनी दे रहे हैं? 400। काम कितना हो रहा है? 0। काम कितना हो रहा है ए बी प्रोसेस में? 0। क्यों? देखो ए पे वॉल्यूम है 2 × 10 की पावर माइनस 3 और बी पे भी वॉल्यूम है 2 × 10 की पावर माइनस 3। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है ए से बी तक जाने में। स्ट्रेट लाइन यानी कांस्टेंट वॉल्यूम, ना वॉल्यूम बढ़ रही है ना कम हो रही है। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो चेंज इन वॉल्यूम 0। तो वर्क का एक फॉर्मूला होता है PdV, तो वर्क 0। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम 0, तो वर्क का फॉर्मूला होता है PdV, तो वर्क 0।
तो ए बी प्रोसेस में हीट कितनी थी 400 जूल, वर्क 0 है, तो एनर्जी में आने वाला चेंज निकाल लो, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो यहाँ लिखो 400, यहाँ लिखो डी यू और वर्क की जगह 0, तो एनर्जी में आने वाला चेंज भी 400 जूल आ गया है। एनर्जी में आने वाला चेंज भी 400 जूल आ गया है, लेकिन किसके लिए, प्रोसेस ए बी के लिए। फिर अभी मैं इसी बेस पे करना चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। बी सी की बात करो, बी सी की बात कीजिए। अब बी सी प्रोसेस में हीट दी है 100 जूल, बी सी प्रोसेस में हीट दी है 100 जूल, और काम हम निकाल सकते हैं कैसे, एरिया अंडर बी सी, एरिया अंडर बी सी, ये बी टू सी, बी टू सी वर्क कैसे निकलेगा, बी सी के नीचे का पूरा एरिया निकाल लो। ये क्या बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी है 2 इंटू 10 की पावर -3 यहाँ और 4 इंटू 10 की पावर -3 यहाँ, तो दोनों का डिफरेंस ले लो 2 इंटू 10 की पावर -3, और ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ पूरी लेनी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक, तो 6 इंटू 10 की पावर 4, ये आ गया 120 जूल। काम कितना आ गया 120 जूल, कौन से प्रोसेस के लिए, बीसी प्रोसेस के लिए, कौन से प्रोसेस के लिए, बीसी प्रोसेस के लिए। फिर वही लगा, हीट बराबर एनर्जी प्लस काम, एनर्जी आ जाएगी, ये 100 है, ये 120 है, -20 जूल। ये मैंने किया दूसरा काम। मुझे निकालना क्या एग्जैक्टली, प्रोसेस एसी में दी गई हीट। तो अभी तो मैं एबीसी की बात कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ ए से बी तक जाने में एनर्जी चेंज आ रही है 400 जूल, और बी से सी तक जाने में एनर्जी चेंज आ रही है -20 जूल। तो ए बी सी पूरे प्रोसेस के लिए एनर्जी चेंज क्या हो गया, ए बी सी पूरे प्रोसेस के लिए एनर्जी चेंज क्या हो गया, दोनों को जोड़ दो, 400 - 20 तो 380 जूल। ये बनी थर्ड इक्वेशन। प्रोसेस एबीसी के लिए मैंने एनर्जी चेंज निकाला, वो कितना आया 380 जूल। एबीसी का मतलब क्या है, इनिशियल स्टेट ए है और फाइनल स्टेट सी है, तो ए से सी तक जाने में एनर्जी चेंज कितना आ रहा है 380 जूल। अब मैं इस रास्ते जाऊंगा ए टू सी, तो भी एनर्जी चेंज कितना आएगा 380 जूल ही आएगा। अब मैं बात कर रहा हूं पाथ एसी की, पाथ एसी में भी एनर्जी चेंज 380 जूल। क्यों, क्योंकि एनर्जी डिपेंड नहीं करती रास्ते पर, एनर्जी सिर्फ डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। वो काम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया अंडर एसी, एरिया अंडर एसी से काम निकलेगा। ये देखिए दूसरे पेन से मैं शेड कर देता हूँ, ये मुझे एसी का काम निकालना है, ए टू सी का वर्क, तो एसी के नीचे का एरिया निकाल लो। अलग तरीके से शेड करता हूँ ऐसे, एसी प्रोसेस में काम कैसे निकलेगा, एसी के नीचे का एरिया निकाल लो। ये क्या बन रहा है, ये देखिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ये क्या बन रहा है, ये ट्रेपीजियम बन रहा है। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये लगा दीजिए। हाइट किसे कहते हैं, जो भी पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस होता है। तो हाफ, बड़ा हो गया बेटा सवाल, लेकिन नीट में आया हुआ है। एक साइड ये पैरेलल है 2 इंटू 10 की पावर 4, एक साइड ये पैरेलल है 6 इंटू 10 की पावर 4, दोनों को जोड़ो तो आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर 4 पैरेलल साइड, इंटू डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यह है 2 इंटू 10 की पावर -3, वो है 4 इंटू 10 की पावर -3। 4 में से 2 घटा दो तो 2 इंटू 10 की पावर -3। सॉल्व करो, 2 से कट गया 2, ये कट गया 1 0, 80, काम आ गया 80 जूल, 80 जूल एनर्जी में आने वाला चेंज, ये काम ये। अब मुझे निकालना क्या है, हीट, तो बस दोनों को जोड़ दो। मुझे प्रोसेस एसी की क्या निकालना है, हीट। हीट बराबर क्या होता है, एनर्जी प्लस काम, तो 380 + 80
460 जूल। जरा भी गड़बड़ हुई होगी तो दोबारा करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है 460, हाँ आ गया ए। इसमें क्या होता है, आपको पूरे सवाल को फ्रेम करना पड़ता है, बहुत ध्यान से सोचना पड़ता है, किसके बाद क्या, किसके बाद क्या, किसके बाद क्या। बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने ए बी प्रोसेस की बात की, हीट दी है 400 जूल और ग्राफ जा रहा है स्ट्रेट, तो काम तो होगा नहीं, काम जीरो, तो एनर्जी में आने वाला चेंज आया 400 जूल। फिर बीसी की बात की, बीसी की हीट दी हुई है 100 जूल और बीसी का काम कैसे निकाला, बीसी के नीचे का एरिया, तो 120 जूल, तो एनर्जी में आने वाला चेंज कितना आ गया -20 जूल। यहाँ कितनी चेंज हो रही थी 400 जूल, यहाँ कितनी चेंज हुई -20 जूल, तो टोटल कितनी चेंज हुई एबीसी आने में 380 जूल। एसी प्रोसेस में भी हीट कितनी हो जाएगी 380 जूल। और काम कैसे निकलेगा, एसी के नीचे का ग्राफ, काम कितना आ गया बेटा 80 जूल, तो हीट कितनी आएगी 380 + 80 यानी 460 जूल। बहुत ध्यान से, बहुत ज़्यादा ध्यान से ग्राफिकल क्वेश्चन में कमांड हासिल कीजिए। अगला है एक मोनो एटॉमिक गैस है, प्रेशर P है, वॉल्यूम V है। प्रेशर P, वॉल्यूम V, ठीक। इसको एक्सपांड होने दिया आइसोथर्मली, जिससे इसकी वॉल्यूम बढ़ के हो गई 2V। ये आइसोथर्मल एक्सपांशन है, आई लिख देता हूं मैं। प्रेशर कितना हुआ नहीं पता। फिर उसको और एडियाबैटिकली एक्सपांड होने दिया, जिससे इसकी वॉल्यूम बदल के हो गई 16V। वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, तो यहाँ का प्रेशर बताना है, फाइनल प्रेशर यहाँ का क्या होगा। पहले A to B जब हम आएंगे तो आइसोथर्मल एक्सपांशन की बातें करना है, और B to C जब आना है तो एडियाबैटिक एक्सपांशन की बातें करना है। कोई गैस है वो A से B तक गई आइसोथर्मली और B से C तक गई एडियाबैटिकली। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, पहले AB की बात करो। आइसोथर्मल प्रोसेस में बॉयल का लॉ लग जाता है, P1V1 = P2V2। आइसोथर्मल प्रोसेस में बॉयल का लॉ लग जाता है, तो शुरुआती प्रेशर P, शुरुआती वॉल्यूम V, बाद का प्रेशर निकालो, बाद का वॉल्यूम डबल हो गया, V से V कैंसिल, तो बाद का प्रेशर हो गया P/2। अगर वॉल्यूम डबल हुई तो प्रेशर आधा हुआ। आइसोथर्मल में तो सीधा सीधा चलता है, इतना ना करते हुए अगर आप ओरल भी निकाल लेते तो सही रहता। अगर प्रेशर वॉल्यूम डबल हो रही है तो प्रेशर आधा होगा, अगर वॉल्यूम डबल हो रही है तो प्रेशर आधा होगा, अगर वॉल्यूम डबल हो रही है तो प्रेशर आधा होगा। अब बात करेंगे B2C, अब बात करेंगे B2C, अब बात करेंगे B2C। तो B2C में क्या होगा, ध्यान से देखो। एडियाबैटिकली एक्सपांशन हो रहा है, प्रेशर वॉल्यूम की बात है। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे P1V1 की पावर गामा = P2V2 की पावर गामा। हम फॉर्मूला लगा देंगे P1V1 की पावर गामा = P2V2 की पावर गामा। तो P1 इसे कहेंगे, V1 इसे, P2 निकालना है, V2 इसे कहेंगे। P1 यानी P/2, वॉल्यूम यानी 2V। कौन सी गैस है, मोनो एटॉमिक गैस। पावर चढ़ाएंगे 5/3। मोनो एटॉमिक गैस का गामा आपको याद होना चाहिए कितना, 5/3। P2 निकालना है, V2 16V, पावर चढ़ाएंगे 5/3। V की पावर 5/3 से V की पावर 5/3 कट गया। सॉल्व करना बहुत ध्यान से आना चाहिए, ये पावर वाले चक्कर। 16 को लिख दो, 8 × 2 लिख सकते हैं, 8 की पावर 5/3 × 2 की पावर 5/3। 16 क्या होता है, 8 × 2 = 16, तोड़ के लिख दो, 8 की पावर 5/3 × 2 की पावर 5/3। तो 2 की पावर 5/3 से 2 की पावर 5/3 कट गया, तो P/2 बराबर क्या आ गया, P2। और 8 को लिख दिया 2³ होल की पावर 5/3। देख लीजिए, 8 को लिख दिया 2³ पूरे की पावर 5/3। 3 से 3 कैंसिल, P/2 बराबर आ गया P2 और 2 की पावर 5 यानी 32। 2 × 2 = 4, 2 × 16, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32।
तो P2 आ गया बेटा, बोलेंगे P/64। वॉल्यूम 16 गुनी बढ़ी तो प्रेशर 64 गुना कम हुआ। P2 बराबर आ गया P/64। ये जो एडियाबैटिक रिलेशन होते हैं, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर क्या PV की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर क्या T की पावर गामा P की पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इनमें कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना है आपको। कैलकुलेशन इनमें बहुत ध्यान से करना है। गामा पावर के चक्कर में दिक्कत आती है कैलकुलेशन में। तो वॉल्यूम अगर 16 गुनी बढ़ी तो प्रेशर 64 गुना कम हुआ। आंसर आएगा सी। वॉल्यूम अगर 16 गुनी बढ़ेगी तो प्रेशर 64 गुना कम होगा। आंसर आएगा सी। बहुत ध्यान से। चलिए आगे, गैस है, फिर ग्राफिकल क्वेश्चन आ गया। ए से स्टार्ट ले रही है, ए से जा रही है बी पे, बी से सी और सी पे है। ये साइकिल कैसी बन रही है दिख रही होगी, क्लॉकवाइज। ये साइकिल कैसी बन रही है, क्लॉकवाइज। अब मुझे निकालना है वर्क। तो याद होगा क्लॉकवाइज साइकिल में वर्क पॉजिटिव होता है। क्लॉकवाइज साइकिल में वर्क पॉजिटिव होता है, ध्यान होगा आपको, नोट्स में है आपके। तो नेगेटिव वाला तो काट दो, है ना, वर्क नेगेटिव नहीं होता। क्लॉकवाइज साइकिल में वर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और वर्क होता किसके इक्वल है, जो भी साइकिल बन रही है उसके एरिया के। वर्क किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ साइकिल के। वही मुझे वर्क निकालना है। एक क्लॉकवाइज साइकिल दी है, मुझे वर्क निकालना है। तो जो भी वर्क आएगा पॉजिटिव आएगा। और वर्क आएगा कैसे, जो भी साइकिल है उसका एरिया निकाल लो। तो ट्राइंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट। बेस बताइए मुझे कितना है, यहाँ से चालू हुआ है यहाँ तक है, 1 से चालू हुआ है 7 तक है, तो 6 का बेस है। और लेकिन और भी कुछ लिखा है, इंटू 10 की पावर -3। बेस कितना है, 6 का है, और लिखा क्या है 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -3 और किया। अच्छा, प्रेशर, ये हाइट मुझे यहाँ से यहाँ तक लेना है, 2 से 6 तक। तो 2 से 6 तक लेना है मुझे। तो कितना, 2 से 6 तक कितना हो जाएगा, 4। लेकिन यहाँ भी लिखा है 10 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 5। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर 5। तो ये आंसर है बेटा, इसको ध्यान से सॉल्व करो। ये आंसर है, इसको ध्यान से सॉल्व करो। ये 1 है, ये 7 है, तो 1 और 7 के बीच का डिस्टेंस 6 इंटू 10 की पावर -3। और ये कितना हो जाएगा, 2 से 6 तक है तो 4 इंटू 10 की पावर 5। ये कितना हो गया, 2 3 ज़ा, और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, है ना, तो 100 हो गया वो। तो 3 4 ज़ा कितना हो गया, 3 4 ज़ा 1200 आंसर आ गया। 1200 जूल आंसर आएगा। 1200 जूल आंसर आएगा बेटा इसका। किसी को सही कर लीजिए, 1000 जूल को मैं करेक्ट कर रहा हूँ, 1200 जूल। डी आंसर आएगा इसका। करेक्शन है इसमें 1200 जूल। डी आंसर आएगा इसका 1200 जूल। करेक्ट कर लीजिए, आपकी शीट में सही आएगा। फिर से समझते हैं, वर्क निकालना है। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ साइकिल। क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना दिख रहा है, 1 से लेके 7 तक, यानी 6 इंटू 10 की पावर -3। और हाइट कितनी दिख रही है इसकी, 1 2 3 4 इंटू 10 की पावर 5। कट गया, 3 4 ज़ा 12 और 2 0 और, तो 1200 जूल। पॉजिटिव क्यों लेंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज साइकिल में वर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 1200 जूल, डी ऑप्शन है। अगला, ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर। द रेशियो CP/CV। CP/CV को क्या कहते हैं, गामा। तो गामा हमें निकालना है। तो प्रेशर दिया है प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टेम्परेचर। प्रेशर प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ टेम्परेचर के। प्रेशर प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ टेम्परेचर के।
प्रेशर प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ टेम्परेचर के, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट इनटू क्यूब ऑफ टेम्परेचर। प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट इनटू क्यूब ऑफ टेम्परेचर। तो P अपॉन टी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसको क्या लिख सकते हैं, P इंटू टी की पावर -3 इक्वल टू कांस्टेंट। इसको मैंने तरीके से जमाते हुए एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया, P इंटू टी की पावर -3 इक्वल टू कांस्टेंट। जैसा कि आपको दिख रहा होगा बातें हो रही हैं किसकी, बातें हो रही हैं किसकी, प्रेशर की और टेम्परेचर की। तो हमने प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन क्या याद रखा है, T की पावर गामा P की पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। हमने टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन क्या याद रखा है, T की पावर गामा P की पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों को इक्वेट करने वाला हूँ। इक्वेट करने से पहले मैंने देखा यहाँ प्रेशर पे 1 पावर है, तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ भी प्रेशर पे पावर 1 हो जाए। इसके लिए मुझे पावर को डिवाइड करना पड़ेगा 1 माइनस गामा से। डिवाइड द पावर्स बाय 1 माइनस गामा, तो T की पावर हो जाएगी गामा अपॉन 1 माइनस गामा इंटू P इक्वल टू कॉन्स्टेंट। T की पावर हो जाएगी गामा अपॉन 1 माइनस गामा इंटू P इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब अच्छी बात हो गई, अब सेम हो गई प्रेशर पे पावर। यहाँ भी प्रेशर पे 1 पावर है, यहाँ भी प्रेशर पे 1 पावर है। अब हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, यहाँ प्रेशर पे 1 पावर, उधर भी प्रेशर पे 1 पावर, यहाँ टेम्परेचर पे -3 पावर और यहाँ गामा अपॉन 1 माइनस गामा। तो दोनों को इक्वल कर दो, गामा अपॉन 1 माइनस गामा को इक्वल कर दो -3 के। तो गामा इज इक्वल टू -3 प्लस 3 गामा, तो ये हो गया 2 गामा इज इक्वल टू 3। तो गामा इज इक्वल टू 3/2। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, देख लीजिए। 2 गामा इज इक्वल टू क्या आया, 3, तो गामा इक्वल टू 3/2। प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन दिया था, और प्रेशर और टेम्परेचर का एक रिलेशन हमें भी पता है। दोनों रिलेशंस में हमने प्रेशर की पावर को 1 बनाया और टेम्परेचर की पावर्स को इक्वेट कर दिया। -3 को इक्वेट कर दिया गामा अपॉन 1 माइनस गामा से, -3 को इक्वेट कर दिया गामा अपॉन 1 माइनस गामा से, और सॉल्व किया गामा के लिए, तो गामा आ गया 3/2। गामा आ गया 3/2, गामा आ गया 3/2। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आइडियल गैस है, उसे ए से बी तक लाना है। ये ए है, ये बी है, और 3 रास्ते हैं, रास्ता 1, रास्ता 2, रास्ता 3। तो तीनों रास्तों में हीट हम कितनी कितनी दे रहे हैं, Q1, Q2, Q3, और एनर्जी कितनी चेंज हो रही है, डेल्टा U1, डेल्टा U2, डेल्टा U3। तो सबसे पहले चले एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी रास्ते पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। एनर्जी रास्ते पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। तो तीनों केसेस में एनर्जी में आने वाला चेंज इक्वल होगा। तो या तो आंसर ए है या बी है। अब मैं बात कर रहा हूँ हीट की। हीट बराबर होता है, ध्यान से सुनो, एनर्जी प्लस काम। तो एनर्जी में आने वाला चेंज तो सेम है। अब जिसका काम ज़्यादा होगा जिस प्रोसेस में, हीट 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है ना, एनर्जी और वर्क पे, तो एनर्जी तो सेम है सबके, एनर्जी में आने वाला चेंज। तो जिसका वर्क ज़्यादा होगा उसकी हीट ज़्यादा होगी। जिसमें वर्क ज़्यादा आएगा है ना, एनर्जी 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, हीट, एनर्जी पे भी काम पे भी। एनर्जी में आने वाला चेंज तो सेम है, तो अब जो हीट है वो काम पे डिपेंड करेगी। अच्छा, काम के बारे में सोचिए, वर्क किसके इक्वल होता है, एरिया अंडर पीवी, एरिया ऑफ पीवी डायग्राम या एरिया अंडर पीवी डायग्राम। वर्क किसके इक्वल होता है, एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, है ना। तो जो ग्राफ सबसे ऊपर होगा वो ज्यादा एरिया घेरेगा, जो ग्राफ उससे नीचे होगा वो कम एरिया घेरेगा, और जो ग्राफ सबसे नीचे होगा वो सबसे कम एरिया घेरेगा। तो कौन सा ग्राफ सबसे ऊपर है, फर्स्ट ग्राफ सबसे ऊपर है। तो फर्स्ट ग्राफ का यानी फर्स्ट प्रोसेस में काम ज्यादा आएगा, तो फर्स्ट प्रोसेस में हीट भी ज्यादा आएगी, है ना।
वर्क किसके इक्वल होता है? एरिया अंडर पीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ सबसे ऊपर किसका है? फर्स्ट का, तो उसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा। फर्स्ट का एरिया सबसे ज़्यादा, फर्स्ट केस में वर्क सबसे ज़्यादा, फर्स्ट केस में हीट सबसे ज़्यादा। तो Q1 बड़ा है Q2 बड़ा है Q3 से, ये आंसर आएगा। और U1 इज इक्वल टू डेल्टा U2 इज इक्वल टू डेल्टा U3, ये आंसर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। फर्स्ट प्रोसेस में ज़्यादा हीट देंगे, सेकेंड प्रोसेस में कम, थर्ड प्रोसेस में सबसे कम, और तीनों प्रोसेस में एनर्जी में आने वाला चेंज सेम रहेगा। तीनों प्रोसेस में एनर्जी में आने वाला चेंज सेम रहेगा। बहुत ध्यान से आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपांशन, आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है, वर्क दिया है -150 जूल। एक चीज, अच्छा, एनर्जी में आने वाला चेंज कितना होता है? आइसोथर्मल यानी क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट में एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, यानी जीरो। और बात करना है हीट की, पहले सवाल कर देता हूं फिर मैं समझाऊंगा स्टार क्यों बनाया है मैंने। काम दिया है एक्सपांशन का नेगेटिव, हमने तो याद किया है सिस्टम खुद काम करे तो पॉजिटिव, हम सिस्टम पे काम करें तो नेगेटिव, लेकिन यहाँ जो दिया है वो दिया है DW दिया है -150 जूल, DU जीरो क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर के कांस्टेंट होने से एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, और हीट निकालना है। तो DQ बराबर क्या होता है? DU प्लस DW। तो DQ बराबर क्या होगा? 0 माइनस 150। तो DQ बराबर क्या होगा? माइनस में 150 जूल। DQ बराबर क्या होगा? बहुत ध्यान से, माइनस में 150 जूल। DQ बराबर क्या होगा? माइनस में 150 जूल। अब ध्यान से सुनना, हमने याद किया था कि एक्सपांशन में काम पॉजिटिव लेते हैं, और यहाँ लेकिन नेगेटिव लिया गया है। यानी काम के हमने रूल पढ़े थे बेटा, एक्सपांशन में कह सकते हैं कि बाय द सिस्टम काम होता है, बाय द सिस्टम काम होता है तो पॉजिटिव लेते हैं, और कंप्रेशन में क्या होता है? ऑन द सिस्टम काम होता है तो उसे नेगेटिव लेते हैं। ये हमने रटा है। हीट के बारे में रटा है कि हीट अगर हम दें तो पॉजिटिव लेते हैं, और हीट अगर हम एक्सट्रैक्ट करें तो नेगेटिव लेते हैं। ये सारा कुछ हमने रटा है ना। ये रूल होते हैं फिजिक्स में। वर्क डन बाय द सिस्टम यानी एक्सपांशन के केस में काम पॉजिटिव लेते हैं, तो कंप्रेशन के केस में ऑन द सिस्टम होता होगा तो नेगेटिव लेते हैं। हीट यानी Q से लिखते हैं हम, H से लिख दिया मैंने। दी गई हीट पॉजिटिव, निकाली गई हीट नेगेटिव। तो हीट नेगेटिव आ रही है यानी निकाली गई है, तो ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? ध्यान से सुनना, हम एक्सपांशन वाला काम पॉजिटिव में लेते हैं, यहाँ एक्सपांशन वाला काम नेगेटिव में लिया गया है, यानी उल्टा साइन कन्वेंशन यूज किया है। जो हमने रटा है उससे ये उल्टा साइन कन्वेंशन यूज हो रहा है। फिर से सुन लो, हम एक्सपांशन में वर्क कभी नेगेटिव नहीं लेते थे, इनने नेगेटिव लिया है, यानी उल्टा साइन कन्वेंशन यूज किया है। तो हीट के भी साइन कन्वेंशन उल्टे हो जाएंगे, हीट के भी साइन कन्वेंशन उल्टे हो जाएंगे। समझ में आया? जब वर्क के साइन कन्वेंशन उल्टे हैं तो हीट के भी उल्टे हो जाएंगे। नेगेटिव हीट हमने ये रटा है कि हीट निकालने पर नेगेटिव आती थी, लेकिन इससे उल्टा सोचो। उल्टा क्यों सोचो? क्योंकि उल्टे साइन कन्वेंशन यूज किए हैं। तो अब नेगेटिव किसे कहेंगे? हम किस हीट को कहेंगे? हमने याद किया था कि निकाली जाने वाली हीट नेगेटिव, अब हम लिखेंगे दी जाने वाली हीट नेगेटिव। हम क्या लिखेंगे? दी जाने वाली हीट नेगेटिव, यानी मेरे हिसाब से आंसर होगा डी।
अगर सीधे सीधे साइन कन्वेंशन यूज होते तो नेगेटिव हीट को कहते कि हमने काम किया, फर्स्ट आंसर होता। लेकिन यहाँ तो उल्टे साइन कन्वेंशन यूज है, तो आंसर आएगा डी। बहुत ध्यान से सोचिए, एक्सपांशन वाला वर्क नेगेटिव है यानी उल्टा साइन कन्वेंशन यूज करना है, तो जो आपने रटा है उसके उल्टे पे टिक कीजिए, बहुत ध्यान से। ऑप्शन आ गया डी। अगला है डायटोमिक गैस है, गामा कितना दिया है 1.4, लिख देता हूं मैं। प्रेशर दिया है 2 एटमॉस्फेयर, P1 नाम दे देते हैं इसे। इस कंप्रेस्ड एरिया, अच्छा शुरू का टेम्परेचर भी दिया है, T1 दिया है 27 + 273 यानी 300 केल्विन। टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर बाद का निकालना है, P2 निकालना है। और T2 कितना दिया है, बहुत कॉम्प्लेक्स है बेटा ये तो। T2 कितना दिया है 927, तो 927 + 273 यानी 1200 केल्विन। बहुत कॉम्प्लेक्स जाएगा, देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा। T1 की पावर गामा, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मूला है, P1 की पावर 1 - गामा बराबर T2 की पावर गामा, P2 की पावर 1 - गामा। चार चीजें हैं, चारों पे पावर्स हैं, तो 300 की पावर 1.4 और 1 में से 1.4 गया तो P1 की पावर -0.4 इज इक्वल टू T2 कितना है 1200 की पावर 1.4 और P2 तो मुझे निकालना है, तो P2 की पावर -0.4, तो जो नेगेटिव है उसे अपॉन में लिख दो। तो 300 की पावर 1.4 अपॉन P1 की वैल्यू नहीं डाली 2, P1 की जगह 2 लिखना है, अपॉन 2 की पावर 0.4, नेगेटिव वालों को नीचे लिख दो, 1200 की पावर 1.4 अपॉन P2 की पावर 0.4, ऐसा अपॉन P2 की पावर 0.4। अब P2 पे 0.4 पावर है, उसे हटाने के लिए क्या करते हैं, चारों पावर को 0.4 से डिवाइड कर देते हैं, चारों पावर को। तो 300 की पावर डिवाइड पावर्स बाय 0.4, तो 300 की पावर कितनी हो जाएगी 1.4 अपॉन 0.4 अपॉन 2 बचेगा, यहाँ अपॉन सिर्फ 2 बचेगा, वहां क्या हो जाएगा 1200 की पावर 1.4 अपॉन 0.4 और यहाँ P2 बचेगा सिर्फ। सॉल्व करो P2 के लिए, डेसिमल से डेसिमल हटा, डेसिमल से डेसिमल हटा, ये 7/2, ये 7/2, ये हो गया 300 की पावर 7/2 और 1200 को लिख सकते हैं 300 × 4, तो इसको लिख दो 300 की पावर 7/2 और इंटू 4 की पावर 7/2, 1200 को तोड़ दिया 300 और 4 में, अपॉन यहाँ 2 है, यहाँ P2 है, ये कैंसिल हो गया। चलिए सॉल्व हो जाएगा लग रहा है। तो 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 को लिख दो 2 स्क्वायर, पूरे की पावर 7/2 अपॉन P, 2 से 2 कट गया, प्रेशर आ गया 2 × 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा 32 दूनी 64 दूनी 128, तो 2 × 128 यानी 256। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब नीट लेवल के क्वेश्चंस हैं, सब कुछ नीट में आ भी चुके हैं। तो प्रेशर 2 आ गया 256 एटमॉस्फेयर। अगर आपको ये सारे फॉर्मूले यूज करने आते हैं तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको कैलकुलेशन भी आती होगी, कैलकुलेशन भी आती होगी। बहुत ध्यान से, क्या हुआ, गामा की वैल्यू 1.4, प्रेशर 1 2 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 1 300 केल्विन, प्रेशर 2 निकालना है, टेम्परेचर 2 1200 केल्विन। क्या लगाया फॉर्मूला, T1 की पावर गामा, P1 की पावर 1 - गामा इज इक्वल टू
T2 की पावर गामा, P2 की पावर 1 माइनस गामा, और सॉल्व किया P2 के लिए, सॉल्व किया P2 के लिए। क्लियर है? अगला है बेटा, 4 चीजें दी हैं, बताना है कौन सा सही है। चलो पहला चेक करते हैं, पहला चेक करते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस की बात है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कितनी देते हैं? 0। ये पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं। तो डी क्यू बराबर क्या होता है? डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो 0 बराबर क्या होता है? डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो क्या लिखा है? डी यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू। तो ये तो आ रहा है। एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर मैं हीट की जगह 0 लिखता हूँ तो डी यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू आ रहा है, यानी आंसर हो गया ए। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या लगा दिया मैंने? हीट की जगह क्या लिखा? 0 लिखा। हीट की जगह क्या लिखा? 0 लिखा। हीट की जगह 0 लिखने पे मुझे क्या लिख मिला? अच्छा, वर्क बाय द सिस्टम है। अगर ऑन द सिस्टम होता तो नेगेटिव लेते। वर्क बाय द सिस्टम है, बाय द सिस्टम ये लिखा हुआ है, तो बाय द सिस्टम वर्क पॉजिटिव होता है, तो वर्क को पॉजिटिव में ही लेना है। अच्छा, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, तो इंटरनल एनर्जी को भी पॉजिटिव में ही लेना है, यानी किसी तरह का कोई साइन चेंज नहीं करना है, बस डी क्यू की जगह 0 लिखना है। तो डी यू बराबर हो गया माइनस ऑफ डी डब्ल्यू, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही सही आ गया। डी यू बराबर हो गया माइनस में डी डब्ल्यू, यानी ऑप्शन आ गया फर्स्ट। क्लियर है? अगला कीजिए। एक मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस है तो गामा तुरंत लिख लीजिए, गामा है 5/3। प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम हो गया बेटा? 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो फाइनल प्रेशर बताना है, मैं भर देता हूँ। P1 है, शुरू की वॉल्यूम P1, शुरू का प्रेशर P1, शुरू की वॉल्यूम V1, और बाद का प्रेशर निकालना है, और बाद की वॉल्यूम कितनी है? 1/8, यानी V2 है V1/8। गामा की वैल्यू 5/3 है, क्यों? क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस है। शुरुआती प्रेशर P1, शुरुआती वॉल्यूम V1, बाद का प्रेशर निकालना है, बाद की वॉल्यूम है V1/8। फॉर्मूला लगाएंगे, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। तो P1 कितना है? P1 ही है, V1 ही है, पावर चढ़ा दो, पावर चढ़ा दो, वॉल्यूम पे कितनी? 5/3 इज इक्वल टू P2 निकालना है V2 की जगह, V1/8 की पावर 5/3। V1 की पावर 5/3 से V1 की पावर 5/3 कट गया। P2 बराबर आ गया, दिख रहा हो तो 8 की पावर 5/3 इंटू P1। P2 बराबर क्या आ गया, दिख रहा हो तो 8 की पावर 5/3 इंटू P1। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 क्यूब, पावर 5/3 इंटू P1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो P2 बराबर आ गया, दिख रहा हो तो 2 की पावर 5 यानी 32 P1। वॉल्यूम कम करी तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर आ गया 32 P1, यानी आंसर आ गया डी। प्रेशर आ गया 32 P1, आंसर आ गया डी। प्रेशर आ गया 32 P1, तो आंसर आ गया डी। प्रेशर आ गया 32 P1, तो आंसर आ गया डी। बहुत ध्यान से, कौन सा फॉर्मूला लगाया? P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। मोनोएटॉमिक गैस का गामा 5/3, डायटोमिक का 7/5, लीनियर ट्राइटोमिक का 9/7, नॉन लीनियर ट्राइटोमिक का 4/3। बिल्कुल अच्छे से रटे होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल है, ये अंडरलाइन करो। इनिशियल टेम्परेचर T केल्विन है,
काम हो रहा है 6R जूल, जूल में क्या नापते हैं? काम। प्रोसेस कैसा है? एडियाबैटिक। गामा कितना दिया है? 5/3। और फाइनल टेम्परेचर यानी T2 निकालना है। कुल मिला के यहाँ है मेन वर्क एडियाबैटिक जो लिखा है। तो वर्क एडियाबैटिक के फॉर्मूले हमने रटे हैं 1 मोल के लिए। एक होता है CV T1 माइनस T2, एक होता है R अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। ये 1 मोल के लिए होते हैं। अगर 2 मोल दिए हो तो इंटू 2 कर दो, अगर 10 मोल दिए हो तो इंटू 10 कर दो। लेकिन सवाल में 1 मोल की ही बात है, सवाल में 1 मोल की ही बात है। तो वर्क की जगह लिखो 6R, R की जगह लिखो R। गामा, गामा दिया हुआ है 5/3 यानी मोनोएटॉमिक गैस है, -1 T1, T1 दिया है T, और T2 फाइनल टेम्परेचर होता है T2 निकालना है। सॉल्व करो इसे, R से R कैंसिल, 6 इज इक्वल टू क्या हो गया? ये कितना हो जाएगा? 3 LCM लेंगे तो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। 3/2 ब्रैकेट क्या? T माइनस T2, ये भी काट दो। तो 4 बराबर T माइनस T2, तो T2 आ गया T माइनस 4 केल्विन। T2 कितना आ गया? T माइनस 4 केल्विन, यानी 4 डिग्री 4 केल्विन से ड्रॉप हो गया। T2 कितना आ गया? T माइनस 4 केल्विन। दिया है D। बहुत ध्यान से इस सवाल के लिए आपको 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए। वर्क एडियाबैटिक इज CV T1 माइनस T2 या फिर R अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। वर्क आइसोथर्मल क्या होता है? RT log V2 बाई V1 या RT log P1 बाई P2। बहुत अच्छे से चीज़ों को याद करो। थर्मोडायनेमिक्स में काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको मेमोराइज करना है, जिन्हें आपको याद करना है। चलिए, तो टेम्परेचर कितना आ गया? फाइनल टेम्परेचर कितना आ गया? T माइनस 4 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर कितना आ गया बेटा? बोलेंगे T माइनस 4 केल्विन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आइडियल गैस है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो T1 लिख लो 27 प्लस 273 यानी 300 केल्विन। ये वही एडियाबैटिक रिलेशन पे मुझे सवाल लग रहा है। और शुरुआती वॉल्यूम मान लो V, बाद की वॉल्यूम है 8/27 ऑफ V, और राइज इन टेम्परेचर निकालना है यानी T2 निकालना है। पहले तो T2 मुझे निकालना है। T1 है 300 केल्विन, V1 है V, बाद की वॉल्यूम हो गई 8/27 V, T2 निकालना है। और गामा की वैल्यू क्या है? गामा की वैल्यू 5/3 है, यानी गैस कैसी है? मोनोएटॉमिक। यानी गैस कैसी है? मोनोएटॉमिक। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम की बातें हैं, तो T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 बराबर T2 V2 की पावर गामा माइनस 1 लगा दो और सॉल्व करो। किसके लिए? T2 के लिए। कौन सा फॉर्मूला लगा दो? T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 बराबर T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1 लगा दो और सॉल्व करो। किसके लिए? T2 के लिए। तो यहाँ लिखो 300, वॉल्यूम 1 कितनी है? V, गामा कितना है? 5/3 माइनस 1, T2 निकालना है। वॉल्यूम 2 कितनी है? 8/27 ऑफ V, पावर कितनी हो जाएगी? 5/3 माइनस 1। V स्किप, V से V कट गया, तो 300 बराबर क्या हो जाएगा? T2। 8 को लिख दो 2 क्यूब और पावर चढ़ा दो, 5/3 में से 1 गया तो 2/3। इसी तरह 27 को लिख दो 3 क्यूब और पावर चढ़ा दो 2/3। 8 को लिख दिया 2 क्यूब और 5/3 माइनस 1 क्या हो गया? 2/3। 27 को लिख दिया 3 क्यूब, पावर कितनी है? 2/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो 300 इज इक्वल टू क्या हो गया? T2, 2 की पावर 2 का स्क्वायर यानी 4
और 3 का स्क्वायर यानी 9। 4 से काट दो, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, 75। तो T2 कितना हो जाएगा 75 इंटू 9। T2 कितना हो गया 75 इंटू 9। तो 9 5 ज़ा 45 कैरी 4, 9 7 ज़ा 63, 64 65 66 67, 675 केल्विन। T2 कितना आ गया 675 केल्विन। T2 कितना आ गया 675 केल्विन। आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर में पूछा है, दे देते तो ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन बनता। आंसर में पूछा है राइज इन टेम्परेचर। हमें फाइनल टेम्परेचर नहीं निकालना, हमें निकालना है राइज इन टेम्परेचर। हमें फाइनल टेम्परेचर नहीं निकालना, हमें निकालना है राइज इन टेम्परेचर। तो शुरुआती कितना है 300 है, 300 घटा दो। डेल्टा टी निकालना है T2 माइनस T1। तो 675 में से 300 घटा दो तो 375 केल्विन। बहुत इंपॉर्टेंट, खासकर लास्ट में। अगर 675 ऑप्शन दिया होता तो कई बच्चों के आंसर 675 होते। आपसे क्या पूछा है राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर यानी 675 माइनस 300 यानी 375 केल्विन। बहुत ध्यान से, आंसर आ गया बी, 375 केल्विन। आंसर आ गया बी, नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, एक एडियाबैटिक चेंज में प्रेशर और टेम्परेचर का ये रिलेशन दिया है, P प्रोपोर्शनल टू T की पावर C, P प्रोपोर्शनल टू T की पावर C दिया है। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट इंटू T की पावर C। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट इंटू T की पावर C। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट इंटू T की पावर C। तो P अपॉन T की पावर C इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो P इंटू T की पावर माइनस C, और अच्छे से लिखूं, ये C साथ में ही दिख रहा है, T की पावर है C, P इंटू T की पावर माइनस C इक्वल टू कांस्टेंट। ये आ गया रिलेशन किस में, प्रेशर और टेम्परेचर में। ये आ गया रिलेशन किस में, प्रेशर में और टेम्परेचर में। क्लियर है। अब हमने क्या रटा है प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन, T की पावर गामा P की पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। T की पावर गामा P की पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां देखो प्रेशर पे 1 पावर है, इस पे भी प्रेशर पे 1 पावर बनाओ, डिवाइड द पावर्स बाय 1 माइनस गामा। ये हो जाएगा T की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इंटू P इक्वल टू कांस्टेंट। इस तरह का एक क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। ये रिलेशन पे क्वेश्चंस बहुत ध्यान से कीजिए। यहां देखो, यहां भी प्रेशर पे 1 पावर है, किया था इस तरह का क्वेश्चन अभी। यहां भी प्रेशर पे 1 पावर है। क्लियर है। तो टेम्परेचर की पावर सेम कर दो। यहां टेम्परेचर पे पावर कितनी है, माइनस C, और वहां कितनी है, गामा अपॉन 1 माइनस गामा। तो गामा अपॉन 1 माइनस गामा को इक्वल कर दो माइनस C के। एक मिनट, तो मुझे C की वैल्यू निकालनी होगी शायद, क्रॉस में नहीं मल्टीप्लाई करना है, मुझे C की वैल्यू निकालना है, मुझे C की वैल्यू निकालना है। तो गामा अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस C, है ना। अब गामा 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 मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस का गामा होता है 5/3। तो लिख दो 5/3 अपॉन 1 माइनस 5/3 इक्वल टू माइनस C। ये हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा -2, है ना। ये 5 और ये 3 माइनस 5 -2, 3 से 3 कट गया, बराबर -C। C की वैल्यू आ गई 5/2। C की वैल्यू आ गई 5/2। दिया है, दिया तो है, डी आंसर। तो गामा अपॉन 1 माइनस गामा को किससे इक्वल किया, -C से। तो फिर गामा की वैल्यू डाली 5/3 अपॉन 1 माइनस 5/3 इक्वल टू -C। ऊपर बचा 5, नीचे बचा -2, बराबर -C। तो C बराबर आ गया 5/2।
C बराबर आ गया 5/2। क्लियर है? नेक्स्ट कीजिए। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, फिर से ग्राफिकल क्वेश्चन आ गया है। ए पे प्रेशर दिया है, बी पे प्रेशर दिया है। प्रेशर एक्सेस ये है। ए पे प्रेशर कितना है? 3 × 10⁴। बी पे प्रेशर कितना है? 8 × 10⁴। प्रेशर एक्सेस पे प्रेशर शो करो। ए पे वॉल्यूम कितना है? 2 × 10⁻³ और डी पे वॉल्यूम कितना है? 5 × 10⁻³ कुल मिला के यहाँ का प्रेशर पता, यहाँ की वॉल्यूम पता है, यहाँ की वॉल्यूम, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर। अच्छा, मुझे बात करना है पहले प्रोसेस ए बी की। पहले मुझे बात करना है प्रोसेस ए बी यानी ये वाले की। इसमें मुझे 600 क्या जूल ही होगा, 600 जूल हीट दिए। प्रोसेस ए बी की बात करो। डी वी नहीं लगा रहा, सीधे बस क्यू लिख रहा हूँ। क्यू दिया है 600, वर्क हो जाएगा 0। वर्क 0 क्यों? स्ट्रेट लाइन है, मैंने बताया था। स्ट्रेट लाइन यानी वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट तो चेंज इन वॉल्यूम 0। चेंज इन वॉल्यूम 0 तो वर्क होता है पीडीवी, तो वो भी 0। इस तरह की एक्सी लाइन हो तो वर्क 0 होता है। वर्क 0 है तो एनर्जी निकाल लो प्रोसेस ए बी के लिए। प्रोसेस ए बी के लिए एनर्जी निकाल लो। तो एनर्जी आ जाएगी, Q बराबर होता है U + W। U बराबर हो जाएगा Q - W। तो 600 - 0 यानी 600 जूल। ये मैंने बात की ए बी के लिए। जहाँ की हीट दी है वहीं की बात करो तो एनर्जी आ गई। अच्छा, BC यानी ये, BC के लिए मुझे हीट दी है 200 जूल। DQ आ गया 200 जूल। वर्क मैं निकाल सकता हूँ एरिया अंडर BC। वर्क कैसे आएगा? एरिया अंडर BC। ग्राफ देखिए, BC का वर्क आना है तो पूरा, ये नहीं कि यहीं तक लेना है, पूरा BC से नीचे का घेरा एरिया। तो क्या बन रहा है? रेक्टेंगल। इसकी लेंथ कितनी दिख रही है यहाँ से यहाँ तक की? 3 × 10⁻³ दोनों को घटा दो, है ना, 5 में से 2 गया तो। ब्रेड कितनी दिख रही है? 8 × 10⁴। लेंथ कितनी दिख रही है? 3 × 10⁻³ ब्रेड कितनी दिख रही है? 8 × 10⁴। 3 × 10⁻³ है और ब्रेड थे 8 × 10⁴। एक बार और देख ले, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है आंसर। 3 × 10⁻³ और ऊपर 8 × 10⁴। सही है बेटा, ये कैंसिल हो गया, 10 बचा। 8 3 24, ये 240 जूल आ गया। 240 जूल आ गया BC के लिए। अच्छा, इधर आ जाइए, इधर AB। अच्छा, BC वही है, तो BC में वर्क आ गया 240 जूल। तो एनर्जी कितनी चेंज हुई? हीट में से वर्क को घटा दो, यह है 200, वर्क है 240 -40 जूल। फिर से देख लेता हूँ, BC प्रोसेस में ही दी है ना हीट 200, हाँ जी, और काम आया 240, तो एनर्जी में बदलाव आया -40 जूल। तो मुझे बता सकते हो एनर्जी में टोटल बदलाव कितना आया? A से C तक जाने में यहाँ से यहाँ तक आ रही है 600 और यहाँ से यहाँ तक आ रही है कितनी? -40। ABC पूरे प्रोसेस में एनर्जी में कितना चेंज आया? दोनों को जोड़ दो तो 600 - 40 तो 560 जूल। ABC पूरे प्रोसेस में एनर्जी में कितना चेंज आया? 560 जूल। थर्ड इक्वेशन है। अब मैं पढ़ूँ एग्जैक्टली निकालना क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही निकालना है प्रोसेस AC के लिए। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गई 560 जूल। चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गई, ध्यान से देखेंगे, 560 जूल, यानी आंसर आ गया A। चेंज इन इंटरनल एनर्जी 560 जूल। कुल मिला के ये कि AB, ये पॉइंट A है, AB के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाइए और एनर्जी में आने वाला चेंज निकालिए। फिर BC के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाइए और एनर्जी में आने वाला चेंज निकालिए और फिर दोनों को जोड़ दीजिए तो एनर्जी में आने वाला टोटल चेंज आ जाएगा। फिर दोनों को जोड़ दीजिए तो एनर्जी में आने वाला टोटल चेंज आ जाएगा।
आंसर आ गया ए 560 जूल। अगला एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। अब ये कार्नोट इंजन के कुछ सवाल होंगे। ये फिक्स है कि एक सवाल कार्नोट इंजन का आता ही है, कार्नोट इंजन या रेफ्रिजरेटर का, तो ये ध्यान से कीजिएगा, है ना। लास्ट के सवाल कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर के ही होंगे। ये तो बिल्कुल आसान है। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में एफिशिएंसी निकालना है, तो T1 ले लो। T1 को हमेशा बढ़ा लेते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 हमेशा छोटा रहता है, फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन्हें सेंटीग्रेड में ही नहीं लेना है, इन्हें केल्विन में बदलना है। ये हो गया 373 के, और ये हो गया 0 + 273 यानी 273 के। एफिशिएंसी निकालना है मुझे। तो एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की होती है 1 - T2/T1 × 100। इम्पोर्टेंट, हमेशा कार्नोट इंजन आएगा 273/373 × 100। ध्यान रखिए, बड़ा टेम्परेचर हमेशा T1, छोटा टेम्परेचर हमेशा T2। तो ये ऊपर 100 आ जाएगा, 100/373 × 100। तो ये 10,000 को डिवाइड करो आप 373 से, जो भी आ जाए वो आंसर। 10,000 को डिवाइड करो 373 से, जो आ जाए वो आंसर। 10,000 डिवीजन 373, 26.8%, यानी आंसर आ गया ए। ये याद भी रख सकते हो, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच कितनी एफिशिएंसी आती है, 26.8%। ध्यान से सुनना, इसीलिए स्टीम इंजन बंद हो गया, है ना। एफिशिएंसी काफ़ी कम आती थी उसकी, एफिशिएंसी काफ़ी कम आती थी। नेक्स्ट, ये आ गया रेफ्रिजरेटर का। मैंने बताया है T1 हमेशा बड़े वाले को लो, 30 + 273 यानी कितना हो जाएगा, 303, 27 इसमें जुड़ गया, हाँ। और T2 बोलो 4 + 273, तो 277 केल्विन, है ना। तो T1 हमेशा बड़े को लिया करो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो चाहे कार्नो इंजन हो, और T2 हमेशा छोटे को। फिर क्या कह रहे हैं कि हमें 600 कैलोरी हीट निकालना है। Q2 से जो भी हीट निकालते हैं Q2 से लिखते हैं 600 कैलोरी। आंसर वॉट में दिए, मतलब इसको जूल में बदलना पड़ेगा। तो 600 × 4.2, ये हटाइए, 1 0, 6 2 12, 6 4 24, ये 2520 जूल। तो इसके लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा पर सेकेंड वो बताना है। इसके लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा वो बताना है। इसके लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा वो बताना है। तो रेफ्रिजरेटर की बात है, हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को बीटा से लिखते हैं, और ये होता है T2/T1 - T2। और इसका एक फार्मूला और होता है कि कितनी हीट बाहर निकली अपॉन उस हीट को बाहर निकालने में हमने कितना काम किया, यानी Q2/W। इतनी हीट बाहर निकली अपॉन उस हीट को बाहर निकालने में हमने कितना काम किया। तो T2 कितना है, 277, और जब दोनों को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 26। घटा दो आप, ऊपर लिखो 277/303 - 277 इज इक्वल टू हीट कितनी निकाली है, 2520। और वर्क हमें निकालना है पर सेकेंड, वर्क को ही हम पावर कहेंगे। तो वर्क आ जाएगा, दिख रहा हो तो 2520 इंटू ये 303 - 277 हो जाएगा 26, है ना, अपॉन 277। इसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन आपको ही करना है। 2520 तो मल्टीप्लाई करो किससे, 26 से, तो आ जाएगा 65520। इसको डिवाइड करो 277 से, 277 को 275 भी मान सकते हो आप। रफ कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से करना आना चाहिए।
तो ये वर्क आ गया करीब 236 वॉट, 236 जूल। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क पर सेकेंड को हम पावर भी कहते हैं। तो 236 वॉट के आसपास आ जाएगा। पर सेकेंड वर्क निकालना है यानी पावर निकालना है, तो आंसर आ जाएगा ए। आंसर बहुत दूर दूर के दिए थे, तो बिल्कुल आप रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं। आंसर बहुत दूर दूर के दिए थे, तो आप बड़े आसानी से रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स का जो लास्ट पोर्शन है ये फिक्स है रेफ्रिजरेटर और इंजन के लिए। ये आते ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। दो कार्नोट इंजन है ए और बी, ये सीरीज में लगे हैं। दो कार्नोट इंजन है ए और बी, ये सीरीज में लगे हैं। और क्या दिया? इंजन ए जो रिसीव सोर्स से हीट कर रहा है, इसका टेम्परेचर T1 दिया है शुरू का, और सिंक का टेम्परेचर T दिया है। ये हो गया इंजन ए। इंजन बी क्या है? T से हीट लेगा और T2 को रिजेक्ट करेगा। अच्छा, कुछ इस तरह के इंजन है, सब केल्विन में है। ये है इंजन ए, ये T1 से हीट लेके T को रिजेक्ट कर रहा है। और ये है इंजन बी, ये T से हीट लेके T2 को रिजेक्ट कर रहा है। मतलब इंजन के लिए ये सोर्स और ये सिंक हो गया, और जो इंजन ए का सिंक है वो इंजन बी का सोर्स बन गया। ये सोर्स और ये सिंक हो गया, है ना। तो हमें क्या करना है? ध्यान से देखो, दोनों इंजन की एफिशिएंसी इसको इक्वल करना है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस T2। T2 यानी सिंक का टेम्परेचर, इसकी बात हो रही है। तो T अपॉन T1, तो T1। दो इंजन की एफिशिएंसी इक्वल कर रहे हैं, लिख सकते हो η1 बराबर η2। अब वहां पहुंच जाओ। 1 माइनस T2, T2 का काम यही करेगा सिंक, अपॉन T1, सोर्स का काम कर रहा है T। 1 माइनस यहाँ सिंक का टेम्परेचर T लेना है, सोर्स का T1, और यहाँ क्या करना है? सिंक का T2 लेना है और सोर्स का T लेना है। 1 से 1 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, क्या आ गया? T बाय T1 इक्वल टू T2 बाय T। T बाय T1 इज इक्वल टू T2 बाय T। निकालना क्या है मुझे? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ T? कैपिटल T की वैल्यू। तो T स्क्वायर बराबर आ गया T1 T2, तो T बराबर आ गया अंडर रूट ऑफ T1 T2। T स्क्वायर बराबर आ गया T1 T2, तो T बराबर आ गया रूट ऑफ T1 T2। T स्क्वायर बराबर आ गया T1 T2, तो T बराबर आ गया रूट ऑफ T1 T2 यानी C। ध्यान से देखिए इंजन किस तरह का काम कर रहे हैं कि पहले इंजन का जो सिंक है वो दूसरे इंजन के लिए सोर्स का काम कर रहा है। पहले इंजन का जो सिंक है वो दूसरे इंजन के लिए सोर्स का काम कर रहा है। क्लियर है? तो T स्क्वायर बराबर आ गया T1 T2, तो T बराबर आ गया रूट में T1 T2। T स्क्वायर बराबर T1 T2, तो T बराबर रूट में T1 T2। आगे बढ़ते हैं। एक कार्नोट इंजन है, उसकी सिंक का टेम्परेचर 300 केल्विन दिया है, सोर्स का नहीं दिया देखो, और एफिशिएंसी दी है 40%। तो कह रहे हैं सोर्स का टेम्परेचर हम कितना बढ़ाएं कि जो एफिशिएंसी है वो ओरिजिनल की 50% बढ़ जाए। ये नहीं दिया है कि 50% हो जाए, ओरिजिनल की 50% बढ़ जाए। मतलब समझिएगा अभी। ईटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस T2 बाई T1 इंटू 100। इस फॉर्मूले को आप 2 बार लगाएं। 2 बार कैसे समझिएगा? एक बार एफिशिएंसी दी है 40%, 1 माइनस T2 दिया है 300, T1 की जगह T1 लिखो इंटू 100। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सिंक का टेम्परेचर कितना दिया है? 300, और सोर्स का कितना है? T1। अब 40 को 50% बढ़ा देना है, तो 40 का 50% कितना हो जाता है बेटा? 20। 40 का आधा कितना? 20। तो 40 तो रहेगी, 20 और बढ़ जाएगी यानी 60 हो जाएगी। समझिए ध्यान से, 40% को 50% बढ़ा देना है। 40 तो रहेगी, और 40 का 50% यानी 20 और बढ़ा देना है, तो 60 कर देना है। तो सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाते हुए, तो 1 माइनस 300 अपॉन T1 की जगह लिखा T1 प्लस क्या?
कितना बढ़ा रहे हैं? बाय हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स बी इंक्रीज? अच्छा एक काम करो, चलो मैं लिख देता हूँ, तो ये x मुझे निकालना है इंटू 100 कि सोर्स का मैं टेम्परेचर कितना बढ़ाऊं, सोर्स का टेम्परेचर में कितना बढ़ाऊं, तो ये x निकालना है कि एफिशिएंसी 40 की बजाय 60 हो जाए। 40 की बाद 50 मत लिखना बेटा, 50% नहीं लिखना है, 40 को 50% बढ़ा के लिखना है, यानी 40 तो रहेगी रहेगी, 20 और आ जाएगी। तो इससे T1 निकाल के इसमें पुट कर दो, बस यही करो। 0 से 0, 2 ज़ा 5 ज़ा 5 को इधर ले आओ, तो 2/5 बराबर 1 माइनस 300 अपॉन T1। 2/5 बराबर 1 माइनस 300 अपॉन T1, तो 300 अपॉन T1 बराबर 1 माइनस 2/5, तो 300 अपॉन T1 बराबर 3/5 दिख रहा हो तो 3 से काट दो, तो T1 आ गया 500 केल्विन। सोर्स का टेम्परेचर शुरू का आ गया 500 केल्विन। अब इसे आप ये सेकंड में रख दो यहाँ पे, तो 60 बराबर 1 माइनस 300 अपॉन, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, 60 बराबर 1 माइनस 300 अपॉन 500 प्लस x इंटू 100। शुरू में 500 तो था ही था, हमने x और बढ़ा दिया, तो कितना बढ़ाया यही हमें पता करना है, कितना बढ़ाया यही हमें पता करना है। 0 से काटो 0, 3 ज़ा 5 ज़ा 5 को इधर ले आओ, 3/5 बराबर 1 माइनस 300 अपॉन 500 प्लस x, ये हो जाएगा 300 अपॉन 500 प्लस x इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5, तो 300 अपॉन 500 प्लस x इक्वल टू 2/5, 2 से कैंसिल करो, 150 था, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 750 बराबर 500 प्लस x, तो x आ गया 250 केल्विन, x आ गया 250 केल्विन। इतना हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा सोर्स का, 250 केल्विन यानी D। ध्यान से देखिए कैसे दो इक्वेशंस बना ली। फर्स्ट इक्वेशन से T1 की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट कर दी, फर्स्ट इक्वेशन से T1 की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट कर दी और सॉल्व किया x के लिए, सॉल्व किया x के लिए, बहुत ध्यान से देखिए, सॉल्व किया x के लिए, तो क्या आंसर आया देखो, क्या आंसर आया ध्यान से देखो, 250 केल्विन, 250 केल्विन यानी D। तो ये आपके कंप्लीट हुए थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस, ये आपके कंप्लीट हुए थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी प्लस क्वेश्चंस। बहुत ध्यान से कीजिएगा क्योंकि ये टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, गुड बाय।